नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। जीएसटी परिषद की बैठक आज। वस्तु और सेवा कर से जुड़े नियमों को अंतिम रूप देने पर होगी चर्चा। 1 जुलाई से लागू करने को लेकर प्रतिबद्ध सरकार। वित्त विधेयक को संसद की मंजूरी। लोकसभा ने खारिज किए राज्यसभा के संशोधन। वित्त मंत्री ने राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता पर मांगे सुझाव। आचार संहिता के दौरान ज्योतिष भी नहीं कर सकेंगे चुनाव नतीजों की भविष्यवाणी। आयोग ने मीडिया संस्थानों को भेजी एडवाइजरी। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में हुआ जनप्रतिनिधित्व कानून का उल्लंघन। अमेरिका में यात्रा प्रतिबंध आदेश पर अनिश्चितकाल के लिए रोक। हवाई कोर्ट का फैसला बताया संविधान का उल्लंघन। और इंडिया ओपन सुपर सीरीज टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में साइना का सिंधु से होगा मुकाबला। समीर वर्मा पुरुषों के अंतिम 8 में, श्रीकांत और साई प्रणीत बाहर। वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता वाली जीएसटी परिषद की आज होने वाली बैठक में जीएसटी से जुड़े नियमों को अंतिम रूप दिया जाएगा। इसी दौरान परिषद की पिछली बैठक में लिए गए फैसलों को भी मंजूरी दी जाएगी। सरकार ने जीएसटी से जुड़े 4 विधेयकों को लोकसभा से पारित करा लिया है। पूरे देश को एक बाजार में बदलने के लिए जीएसटी प्रणाली को आगामी 1 जुलाई से लागू करने की योजना है। इसके लागू होने के बाद केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर, चुंगी, सेंट्रल सेल्स टैक्स, राज्य स्तर के वाणिज्यिक कर या वैट, एंट्री टैक्स, लॉटरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, टर्नओवर टैक्स, माल ढुलाई पर लगने वाले टैक्स वगैरह इसमें समाहित हो जाएंगे। एक अनुमान के मुताबिक जीएसटी लागू होने के बाद निर्यात, रोजगार के अवसरों और आर्थिक विकास में जो वृद्धि होगी, उससे देश की सालाना आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी। इसके लागू होने से ज्यादातर चीजें सस्ती हो जाएंगी, जिससे आम नागरिकों को फायदा होगा। लोकसभा ने कल वित्त विधेयक पर राज्यसभा के 5 संशोधन ध्वनिमत से खारिज कर दिए। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार इन संशोधनों को स्वीकार नहीं कर सकती। हालांकि उन्होंने चंदे में पारदर्शिता के लिए राजनीतिक दलों से सुझाव मांगे। वित्त विधेयक में राज्यसभा की ओर से किए गए संशोधनों पर गुरुवार को लोकसभा में चर्चा हुई। वित्त मंत्री ने चर्चा का जवाब दिया। उन्होंने आयकर कानूनों में सरकार के संशोधनों को सही बताया और कहा कि इससे सूचना देने वालों को सुरक्षा मिलेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता के लिए अगर नया सुझाव आएगा तो उस पर विचार किया जाएगा। I am only hearing adjectives like it must be clean, it must be transparent. Please give me the ideal combination of the two. We are willing to consider it. But the fact is, under the circumstances, these are 4 options which we have opened, and these are 4 which emanate from a scheme which will be drawn under the Income Tax Act. चर्चा के दौरान कई सदस्यों ने चंदे के नियमों में बदलाव का विरोध किया और राज्यसभा के संशोधनों को जायज माना। राज्यसभा का संशोधन था कि कंपनियों के लिए चंदा देने की अधिकतम सीमा तय होनी चाहिए। ये सीमा पिछले 3 साल के औसत लाभ का 7.5% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कंपनी को उस राजनीतिक दल का नाम बताना चाहिए जिसे चंदा दिया जा रहा है। But here you are opening the floodgates for corporate funding for political purpose. At this point of time, any political party which is in government may reap benefit. This step, in my opinion, madam, will bring transparency in the process of contributions to political parties and will enable both the parties and companies to disclose the funding information and boost accountability. पॉलिटिकल फंड्स में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। किसने दिया, कितना दिया और कितना फंड्स होना चाहिए, इसका भी एक लिमिट तय होना चाहिए। When you are ready for transparency, why don't you accept this Rajya Sabha amendment? Madam, Rajya Sabha is a house of reason. राज्यसभा ने आयकर अधिकारियों को असीमित अधिकार देने के खिलाफ भी 3 संशोधन किए थे। इन सब संशोधनों को ध्वनिमत से खारिज कर दिया गया। कांग्रेस और टीएमसी ने संसदीय परंपराओं का पालन करने पर जोर दिया। काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राज्यों से, प्रदेशों से आवाजें हमारी देश की नीतियां बनाने में, हमारे देश की जो है कानून, संविधान बनाने में वो आवाजें भी उतनी महत्वपूर्ण हैं। तो आज मैं समझता हूं कहीं ना कहीं आर्टिकल 80 की भावना का भी जो है इस सरकार ने ध्यान नहीं रखा है। Bicameral system is there for checks and balance. Just because a party has a majority in Lok Sabha, it should not ride roughshod over the opinion
of the other house. इसके साथ ही वित्त विधेयक को संसद से मंजूरी मिल गई है और बजट प्रक्रिया पूरी हो गई है। रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। वित्त विधेयक पर कांग्रेस ने गहरी आपत्ति जताई है। कांग्रेस ने कहा कि सरकार ने कई बातों को शामिल किया है जिन्हें विधेयक में नहीं होना चाहिए। कांग्रेस ने आयकर अधिकारियों को दी जाने वाली असीमित अधिकारों समेत विधेयक में संशोधन पेश किए थे। कांग्रेस नेता एमवी राजीव गौड़ा ने कहा कि वित्त विधेयक के जरिए सरकार ने सभी तबकों में टैक्स का खौफ पैदा करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि वित्त विधेयक के दुरुपयोग की संभावनाएं बढ़ गई हैं। In terms of individual taxpayers, political opponents, businesses, industries, the government now has the capacity to go ahead without having to provide a justification to unleash tax terrorism on the people of India. रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने गुरुवार को रेलवे विनियोग विधेयक 2017 पर चर्चा के जवाब में कहा कि हाल में रेल दुर्घटनाओं में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि 1978 के बाद पहली बार रेल माल भाड़े में भी गिरावट आई है। रेल विनियोग विधेयक 2017 पर चर्चा के दूसरे दिन रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने माना कि रेलवे के पास ढांचागत सुविधाओं की कमी है। उन्होंने कहा कि रेलवे का महज 16% इंफ्रास्ट्रक्चर, 60% यातायात संभालता है। रेल मंत्री ने बताया कि सरकार रेलवे के विस्तार और सुरक्षा पर काम कर रही है। We made it to close to 2,000 kilometers 2014-15, 2,008 kilometers in 2015-16, and 2,008 kilometers this year, and 3,500, almost 10 kilometers a day is the target. इससे पहले विपक्ष के कई सांसदों ने रेलवे के कामकाज को लेकर सरकार से जवाब मांगे। The airfares are now comparable or even lower to the first class AC or second AC rail ticket fare, and therefore alternative ideas will have to be floated by the ministry to make sure how resource mobilization will happen. और जहां तक आम आदमी का सवाल है, रिजर्वेशन और कैंसिलेशन जो चार्जेस हैं वो 3 साल में इसमें बेतहाशा वृद्धि हुई है। The recommendation of the Anil Kakodar Committee on Safety in March 2012 and on modernization by Shyam Pitroda Committee in February 2012 need to be implemented to minimize accidental deaths. The government is undoubtedly abdicating its responsibility that for ensuring affordable transport to the common people of our country. रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है सर। आज भी पटना बिहार लौटने के लिए 400 में वेटिंग लिस्ट निकलती है। ट्रेनें बढ़ गई हैं पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ा क्योंकि रेल के पास पैसे नहीं है। Has the railways decided to set up an independent authority, regulatory authority for fixing passenger and freight rates? राज्यसभा ने चर्चा के बाद रेल विनियोग विधेयक को लोकसभा को लौटा दिया। लोकसभा से इसे पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। पंचानन मिश्र के साथ विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा के उपसभापति पीजे कुरियन ने कहा है कि केंद्र सरकार गोवा और मणिपुर के राज्यपालों के आचरण से जुड़े सब्सटैंटिव मोशन पर जल्द चर्चा कराए। उन्होंने संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को सदन की भावना से सदन के नेता अरुण जेटली को अवगत कराने का निर्देश दिया। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कल शून्यकाल में मुद्दे को उठाते हुए कहा कि उनका मूल प्रस्ताव 2 हफ्ते से लंबित है। शून्यकाल में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने गोवा और मणिपुर के राज्यपालों के आचरण का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि उनकी सब्सटैंटिव मोशन पर चर्चा पिछले 2 हफ्ते से लंबित है। मेरा सब्सटैंटिव मोशन पिछले 2 हफ्ते से लंबित है। आपके कहने से मैंने सब्सटैंटिव मोशन दिया है। सर, एटलीस्ट यू विल प्रोटेक्ट माय इंटरेस्ट। आई एम नॉट प्रोटेक्टिंग, आई एम नॉट आस्किंग फॉर प्रोटेक्टिंग माय इंटरेस्ट। I am asking you to protect the interest of the democracy of this country. नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने कहा कि चर्चा में देरी से इस मुद्दे की गंभीरता कम होने का खतरा है। सीपीएम नेता तपन सेन ने भी दिग्विजय सिंह की मांग का समर्थन किया। We cannot delay this. Now the session is going to come to end. Now how many working days we are left with? Day after tomorrow, the next month is coming, and we have hardly half a dozen days left to discuss the subject, and this is the urgency of the subject we have already lost. It is to be listed someday in the business. It cannot be delayed inordinately only because the government is not responding and not giving the time. The thing has transpired like this. कांग्रेस के आरोपों के जवाब में संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि कांग्रेस ने गोवा में सरकार बनाने का दावा तक नहीं किया था।
क्लेम करने तक नहीं गए थे और मैनिपुलेटेड मेजॉरिटी कह रहे हैं। आप कहाँ गए थे वहां पर क्लेम करने? आप कहाँ थे गोवा में उस समय? आपके एमएलए क्या बयान दे रहे हैं आपके बारे में? आपके एमएलए किस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं? आपको पेपर दिखाए। हालांकि उपसभापति ने कहा कि सब्सटेंटिव मोशन स्वीकार कर लिया गया है और संसदीय कार्य राज्य मंत्री इस मामले में नेता सदन को सूचित करें। There is a substantive motion. It has been admitted by the honorable chairman. It is admitted, and I have directed the Parliamentary Affairs Minister to convey to the Leader of the House regarding the subject, so that we can as early as possible take up the discussion on that. Now, कांग्रेस का आरोप है कि गोवा और मणिपुर के राज्यपालों ने सबसे बड़ा दल होने के बावजूद सरकार बनाने का मौका न देकर उनके साथ पक्षपात किया है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा है कि सरकार नाइजीरियाई छात्रों पर हमले को गंभीरता से लिया है और इस मामले पर जांच के बाद दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इससे पहले राज्यसभा में सांसदों ने अफ्रीकी देशों के लोगों पर हमले पर चिंता जताई। उधर नाइजीरिया सरकार ने अबुजा में भारतीय उच्चायुक्त को तलब किया। ग्रेटर नोएडा में नाइजीरियाई छात्रों पर हमले का मुद्दा गुरुवार को राज्यसभा में उठा। कांग्रेस, जेडीयू, सीपीएम समेत कई दलों के नेताओं ने ऐसी घटनाओं की कड़ी निंदा की और सरकार से अफ्रीकी छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। साथ ही सदन में इस बारे में निंदा प्रस्ताव लाने की भी मांग की। We should strongly condemn this, and tomorrow morning it should come from the House, and maybe from the chair will be an appropriate person, so that it takes care of the entire House. सारे देश में इनके साथ जिस तरह का व्यवहार होता है, सरकार को अकेले विदेश मंत्री पर नहीं छोड़ना चाहिए। होम मिनिस्ट्री को और सरकार को बड़े पैमाने पर प्रयास करना चाहिए, युद्ध स्तर पर इस मामले को लेना चाहिए। और हमारा दुनिया में पूरी दुनिया में जिस तरह का मैसेज आ रहा, बहुत गलत हो रहा है। These are law and order problems. These are law and order problems. The law and order machinery must take care of that. This is not the way to do it, sir. विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले की जांच कर रही है और पीड़ित नाइजीरियाई छात्रों का इलाज करा रही है। स्वयं मुख्यमंत्री ने यह आश्वासन दिया है और मैं उनकी तरफ से भी और अपनी तरफ से पूरे सदन को आश्वस्त करती हूं कि इस घटना की निष्पक्ष जांच होगी और उसके बाद जो कार्रवाई जिसके खिलाफ करनी होगी हम करेंगे। उपसभापति पीजे कुरियन ने भी सरकार से कहा कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। Racial attack in our country cannot be justified. Government should be very vigilant. Very strong action should be taken. वहीं नाइजीरियाई सरकार ने अंबुजा में भारतीय उच्चायुक्त बी नागभूषण रेड्डी को तलब कर विरोध जताया और ऐसे मामलों को रोकने के लिए भारत सरकार से सख्त कदम उठाने को कहा। The government remains committed to ensuring safety and security of every foreigner, but of course, in this particular instance, the Nigerians. The local authorities, as you would know, have taken very effective actions. इस बीच केन्या की छात्रा ने अपने ऊपर हुए हमले के आरोप को वापस ले लिया है। And upon investigations, the police has graciously accepted to close the case. भारत और अफ्रीका के बीच गहरे ऐतिहासिक, व्यापारिक और रणनीतिक संबंध हैं। ऐसे में अफ्रीकी छात्रों पर हमले की घटनाएं मजबूत होते आपसी संबंधों पर असर डाल सकती हैं। इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए जरूरी है कि अफ्रीका के महत्व के बारे में भारत में बड़े पैमाने पर प्रचार अभियान चलाया जाए और दूसरा यह कि विदेशियों पर हमले के मामले में त्वरित अदालतें गठित की जाएं ताकि विदेशियों को भारत के कानून व्यवस्था और न्याय व्यवस्था पे पूरा भरोसा हो। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कृति मिश्रा और कैमरा पर्सन डीके पांडे के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कल राज्यसभा में कहा कि अमेरिका की नई H-1B वीजा नीति की वजह से अभी तक किसी भारतीय की नौकरी नहीं गई है। उन्होंने सदन से कहा कि सरकार इस मामले में भारतीयों के हितों की सुरक्षा के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। प्रश्नकाल के दौरान विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने बताया कि भारतीय कंपनियों में 1,56,000 अमेरिकी नागरिक काम कर रहे हैं। अमेरिका अगर नए H-1B वीजा नियमों को लागू करता है तो इसका असर अमेरिका पर भी पड़ेगा। अभी 4 बिल कांग्रेस में आए हैं H-1B वीजा के, वो अलग अलग ढंग से, कहीं वो कहते हैं फीस बढ़ा दो, कोई बिल कहता है संख्या घटा दो, लेकिन अभी तक एक भी बिल पारित नहीं हुआ। इसलिए हम अमेरिका प्रशासन से ये बात कर रहे हैं, उसके साथ साथ कांग्रेसमैन से बात कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि हम भारतीयों का योगदान जानते हैं और हम इसमें मदद करेंगे। अब चुनाव आचार संहिता के दौरान नतीजों को लेकर किसी तरह के अनुमान या भविष्यवाणी नहीं दिखाई जा सकेगी।
चुनाव आयोग ने कहा कि ज्योतिष कार्ड रीडर या किसी एक्सपर्ट की मदद से भी प्रतिबंधित समय में चुनाव परिणाम बताना या उसके संकेत देना आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। गुरुवार को चुनाव आयोग ने मीडिया संस्थानों को इस बारे में एडवाइजरी जारी की। दिशा निर्देशों में जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 126(a) का जिक्र किया गया है। जारी किए गए दिशा निर्देशों में कहा गया है कि हाल ही में संपन्न हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के दौरान इस नियम का उल्लंघन किया गया। आयोग ने साफ किया कि अगर भविष्य में दोबारा ऐसा हुआ तो कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। इस आदेश को प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया और न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन को भी भेजा गया है। आयोग ने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों से कहा है कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबंध के दौरान चुनाव परिणामों की भविष्यवाणी करने वाले कार्यक्रम ना तो प्रसारित करें न ही प्रकाशित। आपराधिक न्याय प्रणाली बेहतर बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और हाईकोर्ट से सुझाव मांगे हैं। कोर्ट ने कहा कि देश भर में समान सर्वश्रेष्ठ कार्य प्रणाली के बारे में आपराधिक नियमावली में संशोधन की जरूरत के लिए एक आम राय तक पहुंचना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने केरल के एक मामले से जुड़ी फौजदारी अपील पर सुनवाई के दौरान खुद इस मसले पर संज्ञान लिया। दरअसल मामले की सुनवाई के दौरान निचली अदालतों में मंजूर किए गए मुकदमों के दौरान कुछ कमियों और खामियों का जिक्र किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत दिशा निर्देश जारी करने पर विचार कर सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे अन्य क्षेत्रों पर भी सुझाव दिया जा सकता है जिन्हें लेकर संशय या चिंता हो। सुप्रीम कोर्ट 3 तलाक पर 11 मई से सुनवाई शुरू करेगा। मुख्य न्यायाधीश JS खेहर की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि गर्मियों की छुट्टियों के दौरान संविधान पीठ मामले की सुनवाई करेगी। कोर्ट में कई याचिकाओं के जरिए 3 तलाक और निकाह हलाल को चुनौती दी गई है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि कोर्ट इन याचिकाओं पर सुनवाई नहीं कर सकती। ये सभी मामले अदालत से बाहर के हैं। वहीं कानून मंत्रालय ने हलफनामे में 3 तलाक का विरोध किया और इसे संविधान में दिए गए लैंगिक समानता और धर्मनिरपेक्ष के खिलाफ बताया। एडवोकेट एक्ट में संशोधन प्रस्ताव के खिलाफ आज देश भर में वकीलों ने अदालती कामकाज से दूर रहने का फैसला किया है। वकीलों की यह हड़ताल विधिक आयोग की तरफ से प्रस्तावित उस बिल के विरोध में है जिसमें लॉ कमीशन ने वकीलों के हड़ताल पर जाने पर पाबंदी लगाने की सिफारिश की है। वकीलों की मांग है कि इन सिफारिशों को नहीं माना जाए। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने विधेयक की सिफारिशों को वकील के हितों के खिलाफ बताते हुए देश भर के वकीलों से हड़ताल का आह्वान किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के वकील हड़ताल में शामिल नहीं हैं, लेकिन वो अपनी बाजू पर सफेद पट्टी बांधकर हड़ताल को अपना समर्थन देंगे। इस मामले में कल वकीलों के एक समूह ने केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद से मुलाकात भी की थी। रविशंकर प्रसाद ने वकीलों को आश्वासन दिया कि उनके साथ चर्चा के बगैर बिल को पास नहीं किया जाएगा। महाकौशल एक्सप्रेस रेल हादसे की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने शीर्ष अधिकारियों को हादसे के कारणों का पता लगाने का निर्देश दिया है। महोबा में गुरुवार तड़के महाकौशल एक्सप्रेस ट्रेन के 8 डिब्बे पटरी से उतर गए, जिसमें 50 से ज्यादा यात्री जख्मी हुए। राज्य सरकार और रेलवे ने घायलों को मुआवजा देने का ऐलान किया है। राज्यसभा में भी गुरुवार को सांसदों ने रेल सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। उत्तर प्रदेश के महोबा में एक बड़ा ट्रेन हादसा टल गया। महाकौशल एक्सप्रेस के 8 डिब्बे पटरी से उतर गए। इसमें 50 से ज्यादा यात्री जख्मी हो गए। राज्य सरकार ने पटरियों का एक हिस्सा टूटा होने की आशंका जताई है, साथ ही जांच के आदेश दिए हैं। जिस दिशा में ट्रेन जा रही थी उसी दिशा में लेफ्ट रेल में कोई नया वेल्ड फेल्योर हुआ, जिसके कारण डिरेलमेंट हुआ है। घटना के जांच के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। ट्रैक का जो एक पोर्शन है जो कि वेल्डिंग के कारण लगता है टूटा है, अब क्यों टूटा है इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। राज्य सरकार ने गंभीर रूप से घायलों को 50,000 और मामूली रूप से जख्मी को 25,000 रुपए की मदद देने का ऐलान किया है। राहत और बचाव का काम जारी है। महाकौशल एक्सप्रेस जबलपुर से होते हुए दिल्ली आ रही थी। उत्तर प्रदेश में बीते कुछ महीनों से कई हादसे हुए हैं। पिछले साल नवंबर में कानपुर ट्रेन हादसे में करीब 150 लोगों की मौत हो गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तर प्रदेश में मीट कारोबारियों और दुकानदारों की हड़ताल खत्म हो गई है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने मुलाकात के बाद मीट कारोबारियों के प्रतिनिधिमंडल ने इसका ऐलान किया। वहीं राज्य सरकार ने भरोसा दिलाया है कि वैध बूचड़खानों और दुकानों पर कार्रवाई नहीं की जाएगी और अधिकारियों को हिदायत दी गई है कि बेवजह कार्रवाई से बचा जाए।
जिन लोगों का कारोबार है उस कारोबार को वो तरीके से शुरू करने की कोशिश करें, और चाहे उसमें 1 दिन 2 दिन के बाद जानवर आने शुरू हो जाएंगे और उनको अपनी दुकानें खोले वो, और लाइसेंस जो है वो अप्लाई करें, और लाइसेंस जो है ये प्रशासन उनको देगा। स्लॉटर हाउस जो है जो ठीक हो सकते हैं उन स्लॉटर हाउस की बात हुई है वो ठीक होंगे, और जो एक्सपोर्ट के स्लॉटर हाउसेज है जिनमें छोटी छोटी कमियां हैं वो उनको हम ठीक करके बता देंगे। और कोई भी जाति और चेहरा देख के कोई भी अधिकारी, और ये विशेष रूप से मैं फिर दोहरा रहा हूं मुख्यमंत्री जी की तरफ से, कोई भी ऐसा काम करेगा तो उस पे कड़ी कार्रवाई होगी। आज के बाद अब इसको टॉलरेट नहीं करा जाएगा। हवाई सफर करने वालों के लिए राहत की खबर है। दिल्ली समेत 7 मुख्य हवाई अड्डों पर शनिवार से हैंड बैगेज की स्पैम्पिंग और टैगिंग खत्म कर दी गई है। इसकी जगह सामान की सुरक्षा के लिए नई व्यवस्था की गई है। सीआईएसएफ के निदेशक ओपी सिंह ने कल इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सभी कर्मचारियों को नए प्रोटोकॉल की जानकारी दे दी गई है। सीआईएसएफ के मुताबिक यात्रियों की सुविधा के लिए ये कदम उठाया गया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता हृदय नारायण दीक्षित ने उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष का पद कल संभाल लिया। उन्हें 17वीं विधानसभा में निर्विरोध सदन का अध्यक्ष चुना गया। 69 साल के दीक्षित 5वीं बार विधायक चुने गए हैं। साथ ही प्रदेश के पंचायती राज और संसदीय कार्य मंत्री रह चुके हैं। दीक्षित विधान परिषद में बीजेपी के नेता भी थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें बधाई दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया से जुड़े मानहानि मामले की सुनवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि उन्हें 6 अप्रैल को ट्रायल कोर्ट में पेश होने से छूट मिल गई है। हाईकोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट में मामले की सुनवाई नहीं रोकी जा सकती। कोर्ट ने शिकायतकर्ता एडवोकेट सुरेंद्र शर्मा को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। सुरेंद्र के मुताबिक दिसंबर 2013 में उन्हें आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए कहा गया, लेकिन बाद में इनकार कर दिया गया। सुरेंद्र के मुताबिक इससे बार काउंसिल और समाज में उनकी छवि को नुकसान हुआ है। नोटबंदी की अवधि के दौरान देश के बाहर गए भारतीयों के लिए पुराने नोट बदलने का आज आखिरी दिन है। 8 नवंबर को नोटबंदी के ऐलान के बाद सरकार ने लोगों को पुराने नोट बदलवाने के लिए 30 दिसंबर तक का वक्त दिया था, लेकिन उस दौरान जो लोग देश में मौजूद नहीं थे उनके लिए आरबीआई ने 31 मार्च तक नोट बदलने की व्यवस्था की थी। अब सिर्फ एनआरआई ही 30 जून तक पुराने नोट बदल सकेंगे। उनके लिए यह सुविधा रिजर्व बैंक के मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और नागपुर के दफ्तरों पर ही उपलब्ध होगी। आरबीआई ने दफ्तरों के बाहर पिछले कई दिनों से लोगों की कतारें देखने को मिल रही हैं। ऐसे में वो लोग भी अपने पास मौजूद पुराने नोटों को बदलने की कोशिश में लगे हुए हैं जो 30 दिसंबर तक अपने नोट नहीं बदलवा पाए। राज्यसभा में एक सवाल का लिखित जवाब देते हुए वित्त राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि आरबीआई के बाहर ऐसे लोगों की भीड़ है जो नोट बदलवाने की तय शर्त को पूरा नहीं करते हैं। सरकार के आदेश के मुताबिक आज के बाद 10 से ज्यादा पुराने नोटों को अपने पास रखना अपराध माना जाएगा। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने गुरुवार को राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में 39 हस्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए। राजनीतिक दिग्गज शरद पवार, मुरली मनोहर जोशी, दिवंगत लोकसभा अध्यक्ष पी एस संगमा को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली, लोकसभा के पूर्व महासचिव टी.के. विश्वनाथन को पद्मश्री सम्मान दिया गया। इसके अलावा लेखक नरेंद्र कोहली, पैरा एथलीट दीपा मलिक को पद्मश्री से नवाजा गया। समारोह में उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन समेत कई दिग्गज मौजूद रहे। इस साल कुल 89 लोगों के लिए पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है, जिनमें से 39 को गुरुवार को सम्मानित किया गया। राजीव कुमार चंदर को संयुक्त राष्ट्र में भारत का राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी। चंदर भारतीय विदेश सेवा के 1983 बैच के अधिकारी हैं। वो फिलहाल वैंकूवर में भारत के महावाणिज्य दूत हैं। वैंकूवर में चंदर अगस्त 2015 से नियुक्त हैं। इससे पहले वो 2006 और 2009 में संयुक्त राष्ट्र के लिए भारत के स्थायी मिशन के उप स्थायी प्रतिनिधि भी रह चुके हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि राजीव कुमार चंदर जल्द ही जिनेवा में कार्यभार संभालेंगे। पंजाब से आए सैकड़ों किसानों ने कल दिल्ली में संसद मार्ग पर केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। गेहूं के आयात के विरोध और कर्ज माफी की मांगों को लेकर ये तमाम लोग सड़कों पर उतरे। भारतीय किसान यूनियन एकता के बैनर तले जुटे किसानों का कहना है कि जल्द ही
वो देश भर के किसानों के साथ एकजुट होकर आवाज उठाएंगे। किसान अपनी मांगों को पत्र के जरिए सरकार तक भी पहुंचाएंगे। उनकी मांगे नहीं मानी गई तो बड़ा आंदोलन करने की बात भी कही गई है। सरकार ने कोई किसान पक्षी नीति ना बनाई, विश्व भर संस्था नाल समझौता जो किया उसको रद्द ना किया, किसाना के कर्जे पर लीक ना मारी, तो हम और पंजाब दी किसान जथेबंदियां ही नहीं, हिंदुस्तान दी जो किसान जथेबंदियां है उनको साथ लेके बड़ा संघर्ष करेंगे और सड़कें जाम करेंगे, रेलां जाम करेंगे। बात मौसम की। गर्मी ने मार्च महीने में ही असर दिखाना शुरू कर दिया है। कई शहरों में गर्म हवाएं चल रही हैं। तेज धूप होने की वजह से लोग बाहर निकलने से कतराने लगे हैं। ओडिशा, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में अधिकतम पारा 40 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर चुका है। महाराष्ट्र के ज्यादातर इलाकों में भीषण गर्मी पड़ रही है। राजधानी दिल्ली में 38.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा, जो सामान्य से 6 डिग्री ज्यादा था। उत्तर प्रदेश में वाराणसी और इलाहाबाद में पारा 40 डिग्री को पार कर चुका है। उधर आंध्र प्रदेश के रायलसीमा और उत्तरी गुजरात में भी भीषण गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग ने ओडिशा में 2 दिन और लू जारी रहने की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 से 3 दिनों तक भीषण गर्मी का प्रकोप रहेगा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की चुनाव प्रक्रिया में सुधार की मांग की है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी काउंसलर अंजनी कुमार ने कहा कि महासभा की कार्यप्रणाली में बदलाव होना चाहिए। उन्होंने कहा कि महासभा को दुनिया की संसद के रूप में देखा जाता है, लिहाजा यहां होने वाले चुनाव सुधार का फायदा दुनिया भर में देखने को मिल सकता है। कुमार ने कहा कि भारत हमेशा महासभा में चुनाव सुधार का पक्षधर रहा है। भारत ने सदस्य देशों को सुझाया कि चुनाव के दौरान मतदान केंद्र में किसी तरह के तोहफों पर रोक लगनी चाहिए। इसके अलावा चुनाव प्रक्रिया में तकनीकी सुधार और पारदर्शिता की भी जरूरत है। वहीं पेपर बैलेट पर किसी व्यक्ति और उम्मीदवार का नाम नहीं होना चाहिए। अमेरिका में माफ कीजिएगा, ये अगली खबर अब बैडमिंटन से है। इंडिया सुपर सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। साइना नेहवाल और पीवी सिंधु का सीरीज के क्वार्टर फाइनल में आमना सामना होगा। दोनों खिलाड़ियों ने गुरुवार को दूसरे दौर में अपने अपने मुकाबले जीते। साइना ने दूसरे दौर में थाईलैंड की पोनपावी चुचुवोंग को 21-14, 21-12 से मात दी। वहीं सिंधु ने जापान की साइना कावाकामी को 21-16, 23-21 से शिकस्त दी। वहीं पुरुष एकल में भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन खराब रहा। बी साई प्रणीत, किदाम्बी श्रीकांत और सौरभ वर्मा को हार का सामना करना पड़ा। वहीं समीर वर्मा अपना मुकाबला जीतने में कामयाब रहे। और अब आखिर में हेडलाइंस। जीएसटी परिषद की बैठक आज। वस्तु और सेवा कर से जुड़े नियमों को अंतिम रूप देने पर होगी चर्चा। 1 जुलाई से लागू करने को लेकर प्रतिबद्ध सरकार। वित्त विधेयक को संसद की मंजूरी। लोकसभा ने खारिज किए राज्यसभा के संशोधन। वित्त मंत्री ने राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता पर मांगे सुझाव। आचार संहिता के दौरान ज्योतिष भी नहीं कर सकेंगे चुनाव नतीजों की भविष्यवाणी। आयोग ने मीडिया संस्थानों को भेजी एडवाइजरी। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में हुआ जनप्रतिनिधित्व कानून का उल्लंघन। अमेरिका में यात्रा प्रतिबंध आदेश पर अनिश्चितकाल के लिए रोक। हवाई कोर्ट का फैसला बताया संविधान का उल्लंघन। और इंडिया ओपन सुपर सीरीज टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में साइना का सिंधु से होगा मुकाबला। समीर वर्मा पुरुषों के अंतिम 8 में, श्रीकांत और साई प्रणीत बाहर। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए विशेष। नमस्कार।